हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है बाल विकास। आज हम बाल विकास के 50 एमसीक्यू हल करेंगे। इससे पहले मैं बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस कराई जाती है और सीटेट की प्रैक्टिस कराई जाती है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टेनली हॉल, जेन पियाजे, थार्नडाइक या फिर वाटसन। दोस्तों, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक पूछ रहा है, ये आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आंदोलन हुआ था अमेरिका में। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1893 में। ठीक है। और इसके जन्मदाता कौन थे? किसने इसकी शुरुआत करी थी? स्टेनली हॉल ने। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टेनली हॉल हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, स्टेनली हॉल जो हैं किशोर मनोविज्ञान के जनक भी हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? स्टेनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेनली हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया? साक्षात्कार विधि से, निगमन विधि से, प्रश्नावली विधि से या फिर उपरोक्त सभी से? दोस्तों, स्टेनली हॉल ने जिस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया था वह विधि है हमारी प्रश्नावली विधि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली से, महाराष्ट्र से, चेन्नई से या फिर कोलकाता से? दोस्तों, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता से हुई। और कोलकाता में कहाँ से हुई? कोलकाता के विश्वविद्यालय से। कोलकाता के विश्वविद्यालय से। ये कब हुई? 1930 में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता से हुई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके प्रयासों से शुरू हुई? गिजुभाई बधेगा, ताराबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? दोस्तों, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत गिजुभाई बधेगा के प्रयासों से शुरू हुई। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? मैस्लो ने, विलियम वुंट ने, पेस्टोलॉजी ने, अरस्तु ने? दोस्तों, सर्वप्रथम बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो करा था पेस्टोलॉजी ने। इसी कारण से इनको जो है क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने दोस्तों अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन करा था। ठीक है ना, पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन करा था, जिस कारण से इन्हें बाल मनोविज्ञान के का जनक कहा गया। और सबसे पहले सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन भी पेस्टोलॉजी ने किया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। संगणन सिद्धांत के निम्नलिखित में से किससे संबंध है? अभिप्रेरणा से, सृजनात्मक से, रुचि से या फिर स्मृति से? दोस्तों, संगणन सिद्धांत का स्मृति के साथ संबंध है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर जेम्स लेंग का सिद्धांत? दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, जेम्स लेंग का सिद्धांत। दोस्तों, इनके अनुसार पहले जो है व्यवहार होगा, क्या होगा? व्यवहार होगा,
फिर अनुभूति होगी, उसके बाद क्या होगा, अनुभूति। दोस्तों जैसे किसी व्यक्ति के सामने अचानक से शेर आ जाता है तो क्या होगा, उसके शरीर में हलचल होगी, उसके बाद उसको अनुभूति होगी किसकी, डर की। ठीक है ना, पहले व्यवहार होगा फिर संवेग उत्पन्न होगा। सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये है जेम्स लैंग का सिद्धांत। दोस्तों और भी कई तरह के सिद्धांत हैं, और भी मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। कैनन वार्ड का सिद्धांत, सेक्टर सिंगर का सिद्धांत। इसमें क्या है, इनके सिद्धांत में पहले शारीरिक उत्तेजना होती है, उसके बाद संवेगात्मक स्तर जो है दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले व्यवहार होगा कि जैसे किसी शेर को देखा, शरीर में हलचल हुई, उसके बाद अनुभूति हुई किसकी, डर की। डर एक संवेग है दोस्तों, क्या है, डर एक प्रकार का संवेग है। दोस्तों संवेग, संवेग जो होता है, संवेग का जनक कौन है, संवेग के जनक है मैकडूगल। मैकडूगल को जो है दोस्तों संवेगों का जनक माना जाता है, मैकडूगल को। दोस्तों मैकडूगल ने ही बताया कि संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से हुआ है। किससे हुआ है, मूल प्रवृत्तियों से। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 14। इसीलिए संवेगों की संख्या कितनी होगी, 14। जब मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, मूल प्रवृत्तियां संवेग, ये मूल प्रवृत्तियां भी 14 हैं, संवेग भी 14 हैं। मूल प्रवृत्तियों का जनक या संवेग का जनक किसे माना जाता है, मैकडूगल को, क्योंकि मैकडूगल ने ही बताया था मूल प्रवृत्तियां 14 हैं और इसलिए संवेग भी 14 होंगे। दोस्तों जैसे पलायन, जुयुत्सा, निवृत्ति, शिशु रक्षा, काम वासना, दैन्य, जिज्ञासा, शरणागति, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनान्वेषण, संचय प्रवृत्ति, रचनात्मक, ह्रास, ये क्या है दोस्तों, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। और इनसे ही, मूल प्रवृत्तियों से ही हमारा संवेग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। जैसे निवृत्ति है, निवृत्ति से कौन सा संवेग होगा, निवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है, लेकिन इससे कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, इससे घृणा उत्पन्न होगी। युयुत्सा, युयुत्सा भी एक मूल प्रवृत्ति है, इससे कौन सा क्रोध वो संवेग उत्पन्न होगा, तो इससे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध संवेग। क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है विश्लेषण, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, या फिर यह सभी। दोस्तों बौद्धिक विकास में ये सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर महोदय ने, कोहलर ने। इन्होंने किस पर प्रयोग करा था, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग करा था। कभी कभी ऑप्शन में वन मानुस भी दे देता है ना, वन मानुस। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, या फिर चिंतन। दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है। यह स्थायी परिवर्तन होता है। जबकि अगर अस्थायी परिवर्तन हो तो वो अधिगम या सीखना नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बच्चों के या किसी भी व्यक्ति के अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। दोस्तों एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान यानी किसी
परिस्थिति में आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ या आपने किसी समस्या का समाधान करा, ठीक है ना, दूसरी स्थिति में अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सीखने में स्थानांतरण, सीखने में ट्रांसफ़र। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी, साइकिल चलाते चलाते आपने स्कूटर चलाना सीख लिया। आपने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की, सबसे पहले साइकिल चलानी सीखी, और इसी ज्ञान की जो आपके पास साइकिल चलाते समय ज्ञान आया, साइकिल चलाने का ज्ञान आया, इस ज्ञान का यूज आपने कहाँ करा, मोटरसाइकिल, बाइक पर या स्कूटर सीखने में करा। तो इसको क्या कहलाएंगे, सीखने में स्थानांतरण, यानी हमारा सीखा हुआ जो है आगे भी काम आया, किसी नई चीज़ को सीखने में भी काम आया, इसको बोलेंगे सीखने में स्थानांतरण। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, कैसा, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों विकास की जिस अवस्था में बुद्धि का विकास अधिक होता है, अधिकतम होता है या तीव्र होता है, वो अवस्था है हमारी किशोरावस्था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था की उम्र जो होती है 12 से 18 या 19 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो वस्तु वे देख नहीं सकते, उस चीज़ को, जिस वस्तु को वो महसूस कर सकते हैं या जिस समस्या को वे महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में वे तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपने माइंड से उस समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अमूर्त चिंतन। दोस्तों किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था है। ठीक है दोस्तों, विकास जो है सर्वाधिक विकास, बुद्धि का जो सर्वाधिक विकास है वो कब होता है, वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18 या 19 वर्ष तक। किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं, और जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, क्या होंगे, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करना। दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशील में भी उच्च होंगे, अध्ययन में भी उच्च होंगे, विश्लेषण में भी उच्च होंगे या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होंगे। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सृजनशीलता। दोस्तों सृजनशीलता क्या होती है, कुछ भी नया विचार आना, कुछ भी नया विचार आना, बेकार वस्तुओं से, कोई काम की चीज बना देना, या कोई नया आविष्कार कर देना। ये क्या होता है दोस्तों, ये सृजनशीलता होती है। यहाँ से सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सृजनशीलता से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सृजनशीलता क्या है, जहाँ बच्चा कुछ भी नया करने का विचार बच्चे के मन में चलता रहे, कुछ भी नया करने का या किसी चीज़ को अलग तरीके से करने का। सपोज करो टीचर ने कोई
प्रश्न पूछा, सब बच्चे जो हैं रटे रटाए उत्तर बता रहे हैं या अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ हटके कुछ नया कर रहा है, कुछ नया आंसर दे रहा है, तो ये क्या है? ये सृजनशीलता है। या किसी भी बेकार वस्तुओं से कोई काम की चीज़ बना देना, ये क्या कहलाएगा? ये सृजनशीलता कहलाएगा। तो दोस्तों यह आवश्यक नहीं है, उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही सृजनशीलता होते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता कि जिनका आईक्यू लेवल उच्च होता है वे बच्चे सृजनशीलता हो, नहीं, नॉर्मल सामान्य बच्चे भी सृजनशील हो सकते हैं, ठीक है ना। सामान्य बच्चे भी सृजनशील होते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ये एक अलग गुण है और उच्च बुद्धि एक अलग गुण है, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता होगी ही होगी या सृजनशीलता में भी वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, विने व साइमन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन के द्वारा किया गया। ये परीक्षण कब किया गया दोस्तों? ये परीक्षण 1905 में किया गया, 1905 में किया गया। दोस्तों बुद्धि लाब्धी या किसी बच्चे का बुद्धि का आईक्यू लेवल प्राप्त करने के लिए जो सूत्र है वो होता है बुद्धि लाब्धी यानी आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इंटू 100। इसको एम में बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सीए, ठीक है दोस्तों। बुद्धि लाब्धी या आईक्यू लेवल जानने का जो फॉर्मूला है वो है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन है जीन पियाजे का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, या फिर वाटसन का? तो दोस्तों यह कथन है स्किनर का। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास, मनोविज्ञान, अधिगम, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता? दोस्तों गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को व्यक्तित्व विभिन्नता नहीं कहते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता होती है दो व्यक्तियों का एक समान न होना। कोई भी दो व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। अगर वे जुड़वा भी हैं तो भी वे एक समान नहीं होंगे। इसको कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना या सिखाना, ठीक है। और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। लेकिन जिस विज्ञान के या जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक या किशोर अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बाल विकास। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने माना? विलियम वुंट ने, अरस्तू ने, क्रो एवं क्रो ने, फ्राइड ने? तो दोस्तों यहाँ क्रो एवं क्रो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? थॉर्नडाइक का, वाटसन का, स्किनर का, या फिर जीन पियाजे का? तो दोस्तों ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे का, जीन पियाजे का, जीन पियाजे का जो है योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रियगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? दोस्तों पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक बार डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर करेंगे। दोस्तों जीन पियाजे ने
जो है संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संवेदी पेशी, अवस्था, संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय जनित, या फिर इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक अवस्था। दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है ये अवस्था। इसके बाद इनका दूसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको दोस्तों संचालन या पूर्व प्रत्यागमन, प्रत्यागमन नहीं, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं। दोस्तों ये 2 से 7 वर्ष की होती है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था है दोस्तों ये मूर्त नहीं है, ये पूर्व है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ गलती हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक। चौथी अवस्था है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है दोस्तों 11 से 15 या इसको कभी कभी 16 भी दे देता है, 15 से 16 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। उनमें पहला चरण है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो दोस्तों वो अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये कौन सी अवस्था है या कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण है, मैंने भी बताया। और इस अवस्था की उम्र क्या है? तो 2 से 7 वर्ष तक। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दोस्तों इस अवस्था में बच्चों में कौन कौन से गुण होते हैं? अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, अनुकरण, सजीवता या जीववाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने लगता है। जो अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, इस अवस्था के और भी अन्य गुण हैं, जैसे अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, अनुकरण या फिर सजीवता या जीववाद। दोस्तों संरक्षण का अभाव होता है मूल आकृति को भूलना। जैसे संरक्षण का अभाव क्या होता है? जैसे आपने बच्चे को पहले वै लिखना सिखाया और वै से कै लिखना सिखा दिया, अब बच्चा यहाँ वै को भूल जाएगा। ये उसकी हमारी मूल आकृति थी, हमने यहाँ से ही तो बच्चे को क्या बनाना सिखाया। बच्चा अब वै को भूल जाएगा, केवल कै को याद रखेगा। तो ये होता है संरक्षण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 20, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 10 वर्ष, 7 वर्ष,
6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, हम उम्र बच्चे, दोस्तों सीटेट में यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सर्वप्रथम कारक कौन सा है? सर्वप्रथम कारक होता है परिवार, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कारक होता है आस पड़ोस, विद्यालय। तीसरा कारक होता है हम उम्र बच्चे। और दोस्तों परिवार कैसा कारक होता है? इसमें भी 2 तरह के कारक होते हैं, एक औपचारिक कारक और दूसरा है अनौपचारिक कारक। तो परिवार समाजीकरण को या समाज को प्रभावित करने वाला, समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? दोस्तों परिवार अनौपचारिक कारक है। कौन सा कारक है? अनौपचारिक कारक है। जबकि विद्यालय क्या है? विद्यालय औपचारिक कारक है। हम उम्र बच्चे अनौपचारिक कारक है। अनौपचारिक भी और सक्रिय कारक भी, ठीक है ना। सक्रिय कारक कौन सा है? तो हम उम्र बच्चे। ये क्या है दोस्तों? ये समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। औपचारिक कारक जैसे परिवार, दोस्तों परिवार पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। किसको? पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। परिवार जो है एक प्रमुख कारण है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला। प्रमुख कारण कौन सा है? परिवार है। जैसे दोस्तों परिवार में कौन कौन से कारक ऐसे आते हैं अनौपचारिक कारक में जो समाजीकरण को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वे हैं संस्कार, साफ सफाई, सहयोग, परोपकार, मानवता, आदतें आदि, ठीक है ना। दोस्तों ये क्या है? ये अनौपचारिक कारक हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये परिवार के अंतर्गत आते हैं। जबकि विद्यालय के अंदर क्या आता है? विद्यालय के अंदर कौन कौन से कारक हैं? समय की पाबंदी, समय की पाबंदी यानी समय का सदुपयोग करना, समानता, समूह भावना, जिम्मेदारी। ये सब कैसे कारक हैं? ये सब औपचारिक कारक हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? वेंडुरा ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या फिर स्किनर ने? दोस्तों सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को एक बार समझ लेते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के कितने चरण हैं? दोस्तों 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला है अवधान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनर्उत्पादन, चौथा है दोस्तों प्रेरक। ये क्या है दोस्तों? ये सामाजिक अधिगम के चरण हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के चरण हैं। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरक। दोस्तों सामाजिक अधिगम होता क्या है? सामाजिक अधिगम का मतलब होता है किसी को रोल मॉडल मानकर अपना कुछ सीखना, कुछ भी चीज़ सीखनी। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट सीखना चाह रहा है या क्रिकेट में रुचि रखता है, क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट है, तो उसने अपना रोल मॉडल जो है सचिन तेंदुलकर को मान लिया।
ठीक है ना। इसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसी को रोल मॉडल मानकर सीखना, किसी भी चीज को रोल मॉडल मानकर सीखना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल मानता है और उसकी तरह ही बनने की कोशिश करता है, तो ये क्या है, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। किसी बच्चे को एक्टिंग पसंद है, उसने अपना रोल मॉडल जो है अमिताभ बच्चन को मान लिया, वो उसकी तरह ही व्यवहार करता है, उसकी तरह ही एक्टिंग करता है और उसके द्वारा ही कुछ ना कुछ सीखने की, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। दोस्तों सीधे से शब्दों में कह रहा हूँ कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जहाँ पर कोई भी बच्चा किसी को रोल मॉडल मानकर सीखता है या किसी को अपना आदर्श मानकर सीखता है, वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। इसके 4 चरण होते हैं: अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, प्रेरक। दोस्तों अवधान का मतलब होता है हमारे आदर्श मॉडल के, जैसे हमें सचिन तेंदुलकर क्रिकेट सीखना है और क्रिकेट में हमारी रुचि है, हमने सचिन तेंदुलकर को जो अपना रोल मॉडल माना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हमें सचिन तेंदुलकर की कोई भी चीज़ अच्छी लगी और उसकी वो चीज़, उसकी वो आदत हमें उसकी ओर खींचती है, ठीक है ना, किसकी ओर, उसकी ओर खींचती है। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है दोस्तों अवधान। दूसरा होता है दोस्तों धारण। धारण का मतलब होता है हमारे रोल मॉडल से जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारे रोल मॉडल से जिसको हमने आदर्श माना है, उसकी जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम अपने दिमाग में बसा लेते हैं, वह है धारण, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों पुनरुत्पादन। जब भी हम अपने आदर्श की तरह व्यवहार करने लगें, यहाँ हमने क्या करा दोस्तों, हमारे आदर्श की कोई चीज़, हमारे रोल मॉडल की कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, हमारा उसकी तरफ आकर्षण हुआ, हमने उसको अपने माइंड में, उसकी वो चीज़, वो व्यवहार, हमने उसका अपने माइंड में वो चीज़ जो है धारण कर ली, अपने माइंड में बसा ली, इसको बोलते हैं धारण। पुनरुत्पादन, जब भी हमें अपने आदर्श की तरह व्यवहार करना लगे, जब हम अपने आदर्श की तरह व्यवहार करने लगे, तो वह क्या होगा दोस्तों, वह होगा पुनरुत्पादन। जैसे सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, कुछ स्टाइल से छक्का मारा, ये बच्चे को अच्छा लगा, उसकी इस आदत ने बच्चे का खिंचाव अपनी तरफ किया, सचिन तेंदुलकर की तरफ करा। अब बच्चे ने वो क्रिकेट की स्टाइल, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने वो छक्का मारा, उसका जो है उसकी स्मृति, उसकी इमेज एक अपने दिमाग में बसा ली, उसको बोलेंगे धारण। अब उसी छक्के को वो मारने की कोशिश कर रहा है या उसी तरह से सचिन तेंदुलकर की तरह से ही छक्का या मारने की कोशिश कर रहा है, यानी व्यवहार कर रहा है, तो ये होगा पुनरुत्पादन। अगला है दोस्तों प्रेरक। प्रेरक में 2 तरह के आते हैं, सबलीकरण और निर्बलीकरण, ठीक है दोस्तों। सबलीकरण होता है जिसके लिए हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, अगर उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, यानी वो सकारात्मक हो, हमें अच्छा लगे, तो हम उस काम को करना जारी रखते हैं, ठीक है ना। निर्बलीकरण, अगर उसको हमारे आदर्श की कुछ गलत कर जाए या कुछ गलत हो जाए, जिसके लिए हमने उसे अपना आदर्श माना था, उसकी वो चीज़ गलत साबित हो जाए, ठीक है ना, उसका वो उल्टा कर दे, ये तो हम क्या करते हैं, उसको भुला देंगे, ये होता है निर्बलीकरण। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बेंडूरा ने, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1961 से 63 के बीच, 1961 से 1963 के बीच इन्होंने अपना प्रसिद्ध जो है सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्तों, तो इन्होंने अपना प्रयोग करा था बोबो गुड़िया पर। यहाँ पर सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, ठीक है ना, बोबो गुड़िया से। तो बोबो गुड़िया पर प्रयोग किसने करा था, या जो इनका प्रयोग था वो किस पर आधारित था, तो वो बोबो गुड़िया पर आधारित था, ठीक है ना, जिसमें बालकों के कितने 3 समूह शामिल थे। दोस्तों अपने सिद्धांत के लिए वेंडूरा ने 1961 से 63 के बीच अपना प्रसिद्ध बोबो गुड़िया प्रयोग किया, जिसमें बालकों के 3 समूह शामिल थे, ठीक है दोस्तों। वेंडूरा कनाडा के निवासी थे, कहाँ के, कनाडा के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। दोस्तों शैशवावस्था की, ठीक है ना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखना, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि शैशव अवस्था की उम्र क्या होती है। शैशव अवस्था की उम्र होती है जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक। तो इस अवस्था में या इस उम्र में बच्चा
क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखना, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इस अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इस अवस्था में बच्चा चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता है। दोस्तों 0 से 2 वर्ष का बच्चा जिसके पास अभी भाषा भी ठीक से नहीं है, वो बच्चा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, तो वो चिंतन किस तरह से कर लेगा? ठीक है ना, वो अभी चिंतन नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। लेकिन जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये किसकी विशेषताएं हैं? ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। सबसे तेज का शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। दोस्तों इस अवस्था में ही बच्चे में इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथि का निर्माण होता है। इलेक्ट्रा और ओडियस ग्रंथि ये बच्चे में कब उत्पन्न होती हैं? शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, मूल प्रतीकात्मक व्यवहार भी करता है। जो बच्चे की शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं उनमें और भी कोई मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे मूल प्रतीकात्मक व्यवहार करना, दूसरे बच्चों में रुचि लेना या शिशु में रुचि लेना, जिज्ञासा की प्रकृति होती है इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास सबसे तेज शैशवावस्था में होता है, इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथि का विकास भी शैशवावस्था में होता है, बच्चा इसमें मूल प्रतीकात्मक व्यवहार करता है, शारीरिक शरीर में रुचि शिशुओं में, दूसरे शिशुओं में यानी दूसरे बच्चों में बच्चा रुचि लेने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, यानी नैतिकता नहीं होती इस अवस्था में बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 23, शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? कविता, पाठ, कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना तथा खेलना पसंद करता है। मैंने भी बताया था, शैशवावस्था में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे शिशुओं में रुचि लेने लगता है, यानी उनके साथ खेलना, बोलना, बातचीत करना, उनके साथ घुल मिलना पसंद करता है। तीसरा है, शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, संयोगों के संशोधन पर। तो मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है दोस्तों? तो दिया है उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट होने पर इससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा, तनाव, चिंता या फिर दबंध। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाएगा कुंठा। किसी बच्चे की इच्छा या किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा या आवश्यकता में रुकावट होने पर या उससे पूरी ना होने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव जो होता है वो होता है कुंठा। इससे बच्चे में हीन भावना या कुंठा उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? पूर्व बाल्यावस्था में,
किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में। दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर किशोर अवस्था। दोस्तों इस अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सबसे ज़्यादा बुद्धि का सबसे तीव्र विकास कौन सी अवस्था में होता है। बुद्धि का सबसे तीव्र विकास जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है। दोस्तों किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है, विचारों की अधिकता रहती है, विचारों की अधिकता भी रहती है और विचारों की अस्थिरता भी रहती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के विचार जो हैं स्थिर नहीं रह पाते। संवेगों की अधिकता रहती है, संवेगों की अधिकता का मतलब है दोस्तों जैसे किसी के प्रति प्यार ज़्यादा हो जाना, घृणा ज़्यादा हो जाना, गुस्सा ज़्यादा एकदम से आ जाना, है ना, इस अवस्था में होता है। यानी संवेगों पर नियंत्रण बच्चा जो है ठीक से नहीं रख पाता इस अवस्था में। इस अवस्था में संवेगों की अधिकता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इस अवस्था में ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलत कदम उठाते हैं। समूह भावना, वीर पूजा। दोस्तों वीर पूजा से मतलब है जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा जो है वो लड़ाई दंगों वाला है या बदमाश टाइप का है, तो बच्चे क्या करते हैं उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वीर पूजा। विषमलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम का मतलब है किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो जाना या फिर किसी लड़की का लड़के के प्रति आकर्षित हो जाना। अहम, अहम की प्रवृत्ति, अहम की प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ये सब क्या है, ये सब किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बच्चों में विचारों की अस्थिरता होती है, संयोगों की अधिकता होती है, अहम की प्रवृत्ति होती है, समूह भावना होती है, वीर पूजा, विषमलिंगी प्रेम, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई है दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब किशोर अवस्था की विशेषता होती है। दोस्तों किशोर अवस्था के नाम देखिए क्या क्या हैं, इसके नाम, इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं। जैसे जीवन का सबसे कठिन काल है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन विद्रोही उम्र, विद्रोही उम्र, गिरोह की उम्र, कल्पना प्रधान उम्र, बच्चा ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है, कल्पना ज़्यादा बड़ी बड़ी करता है ना। तनाव, तूफान, संघर्ष की उम्र मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, शैश अवस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था को कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। यानी ये शैश अवस्था की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा से शैश अवस्था का ही एक रूप होता है, क्या, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपर्क का विकास किस अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था में, वयस्कावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। तो दोस्तों हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपर्क का विकास जो होता है वो होता है बाल्यावस्था में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है, प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों तार्किक विधि, ये तीनों विधि, एक ये प्रत्यायन विधि,
दूसरी पहचान विधि और तीसरी पुनः सीखना विधि। इन विधियों का प्रयोग जो है स्मृति के मापन में किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सब्जेक्ट के आधार पर शिक्षा का जो बिंदु है वो विषय होना चाहिए, केंद्रीय बिंदु जो है विषय होना चाहिए, उसके आधार पर ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, या फिर शिक्षा का केंद्रीय बिंदु शिक्षक होनी चाहिए, जैसा शिक्षक चाहे वैसी शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है शिक्षा जो है, शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए, शिक्षा का अनुरूप बालक होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए। ठीक है ना? बच्चे की ग्रहण शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता के अनुसार बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए, अधिगम उसकी क्षमता के अनुसार कराना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि शिक्षा बाल केंद्रित हुई। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है शिक्षा जो है बच्चे की ग्रहण शक्ति, ग्रहण क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता के अनुसार हो, ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत, ये इसका मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये विकास का सिद्धांत होता है। समन्वय का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है। और व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व का मतलब कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत होता है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर सहचर्य का नियम। दोस्तों, आपने देखा होगा बुक से, जो भी कोई बुक होती है उससे पहले एक दो पेज होते हैं प्रस्तावना के। ठीक है ना? एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है वो प्रस्तावना सोपान जो है वो सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों, वो तत्परता के नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना किसके नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर आधारित है। ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, संप्रतीय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो दोस्तों, संप्रतीय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो है प्रत्यक्षीकरण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारणों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, वो था नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, एक नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था, लेकिन यहाँ बात हो रही है लॉरेंस कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग। इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में दोस्तों सॉरी, इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में दोस्तों 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। और हर स्तर में कितने हैं? 2 चरण हैं, यानी टोटल 6 चरण। हर स्तर में कितने चरण हैं दोस्तों? 2 चरण हैं।
तो 3 स्तर में कितने चरण हुए? 6 चरण। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। दोस्तों वे 3 चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है नैतिक दुविधा, नहीं सॉरी ये तो जीन पियाजे के शब्द हैं कुछ। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, नैतिक व्यवहार, ये जीन पियाजे के कुछ वर्ड हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका जो पहला स्तर है दोस्तों वो है पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर दोस्तों ये 3 से 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इसमें। कितने? 3 से 10 वर्ष तक के बच्चे। दूसरा है दोस्तों परंपरागत स्तर। दस से 13 वर्ष तक के बच्चे। तीसरा है दोस्तों उत्तर नैतिक, उत्तर नैतिक या फिर इसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत, उत्तर पारंपरिक या परंपरागत। 13 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होती है? ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। दोस्तों ये कौन सी अवस्था है? ये पहली ही अवस्था है, पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है ना। दूसरा स्तर कौन सा है? परंपरागत स्तर। तीसरा चरण या तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर नैतिक या उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। दोस्तों एक बार पूर्व पारंपरिक स्तर को थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर, इस स्तर पर दोस्तों 2 चरण आते हैं। 2 चरण कौन से हैं? पहला चरण है दंड एवं आज्ञा पालन का चरण, दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस स्तर में बालक की इसमें जो है इस स्तर में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। बालक की नैतिकता दंड पर निर्भर करती है। किस पर? दंड पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तथा इस स्तर पर बालक की नैतिकता सत्ता पर भी निर्भर करती है। तो बच्चे की जो है नैतिकता वो किस पर आधारित होती है दोस्तों? बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी दंड पर निर्धारित होती है या सत्ता पर निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधित कार्य प्रणाली है, जैसे परिक्रमण की गति, संवेदी, विभेद आदि। नहीं दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन तो शायद नहीं लग रहा है। ठीक है ना। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। हाँ ये है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा कथन है? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लाभदी परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयुक्त है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुद्धि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुद्धि का सिद्धांत जो है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है और डेनियल गोलमैन ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन इनके बुद्धि के सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दोस्तों बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी है और हर व्यक्ति के पास ये 10 क्षमताएं होती हैं, लेकिन वातावरण इनमें से एक के लिए ही अनुकूल होता है, इसलिए व्यक्ति में एक ही क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है ना। इसके अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था, कौन कौन सी बुद्धि है दोस्तों? इनमें है भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि,
स्थानिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादो बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये बुद्धियां हैं, ये बुद्धियों के प्रकार हैं: भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि या फिर अस्तित्ववादी बुद्धि। दोस्तों भाषाई बुद्धि किस किस के पास होती है? लेखक, उपन्यासकार, नेता, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है? भाषिक बुद्धि। तार्किक बुद्धि होती है दोस्तों वकील के पास, गणितज्ञ के पास, वैज्ञानिक के पास। स्थानिक बुद्धि होती है दोस्तों मूर्तिकार, चित्रकार, नक्शा बनाने वाले के पास, मिस्त्रियों के पास। कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। गतिक बुद्धि होती है पायलट में, ड्राइवरों में, ठीक है। इनमें कौन सी बुद्धि? या धावक में, दौड़ने वाले बच्चों में जो कौन सी बुद्धि होती है? गतिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो व्यक्ति अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर ले, अपनी बात मनवा ले, जैसे सेल्समैन, बीमा एजेंट, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। संगीतीय बुद्धि होती है दोस्तों संगीतकार में, गीतकार में, गायकों में, ठीक है ना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिस आदमी में मौके के अनुसार ढलने की शक्ति हो, ठीक है ना, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों प्राकृतिक बुद्धि माली में, ठीक है ना, जिसे प्रकृति से प्रेम है, जीव जंतुओं से प्रेम है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? प्राकृतिक बुद्धि होती है। जैसे माली में, जीव विज्ञानी में या भौतिक विज्ञानी में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। दोस्तों अस्तित्ववादो बुद्धि, और अस्तित्ववादो दोस्तों एक होती है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है ना। अस्तित्ववादो बुद्धि दोस्तों जिसका टारगेट केवल जीवन में जिंदा रहना है, बस उसका और कोई मकसद नहीं है, बस किसी भी नाते किसी तरह से उसे जिंदा रहना है। जैसे भिखारी में, जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा है, ठीक है दोस्तों। और हमारी लास्ट है आध्यात्मिक बुद्धि। दोस्तों आध्यात्मिक बुद्धि पुजारियों में, मौलवियों में, स्वर्ग नरक के बारे में रुचि रखने वालों में जो है आध्यात्मिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रमण का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत जो दिया है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत है, ठीक है ना। ये सिद्धांत जो है किसकी उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसमें जी कारक जो होता है ये जन्मजात होता है, ये कारक कौन सा है? ये कारक जन्मजात है, ठीक है। जबकि एस कारक जो है यह जन्मजात नहीं होता, यह वातावरणीय कारक है, वातावरणीय कारक है। क्वेश्चन नंबर 36, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? भाषिक बुद्धि, अंतःशक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों ये अंतर्वैयक्तिक होगी, है ना। गतिक बुद्धि या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों मैंने भी बताया था भाषिक बुद्धि होती है नेताओं में, उपन्यासकारों में, कहानी कविता लिखने वालों में। लेकिन गतिक बुद्धि होती है एयरफोर्स में या किसी पायलट में या फिर धावकों में। गतिक बुद्धि किस में होती है? दौड़ने वाले बच्चों में। धावक किसे बोलते हैं दोस्तों? धावक बोलते हैं जो बच्चे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है ना। पायलट में, ड्राइवर में,
ड्राइवर में धावक में, पायलट में, इनमें कैसी बुद्धि होती है दोस्तों? इनमें होती है गतिक बुद्धि। तो यहाँ एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षक का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित? दोस्तों शिक्षक का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षक केंद्रित। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। देखो इसका मतलब क्या है? शिक्षक का सत्तावादी स्तर, सत्ता मतलब जहाँ शिक्षक की सत्ता चलती हो, पाठ्य वस्तु का स्वरूप जो है, पाठ्य पुस्तक का स्वरूप, शिक्षण विधियों का स्वरूप शिक्षक के अनुसार हो, ना कि बच्चे के अनुसार हो। शिक्षक का तानाशाही रवैया हो, जैसे शिक्षक चाहे वैसे पढ़ा सकता हो, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शिक्षक केंद्रित सत्तावादी, ठीक है ना। शिक्षक का सत्तावादी स्तर कहलाता है शिक्षक केंद्रित। लेकिन जहाँ पाठ्य पुस्तक का स्वरूप बच्चे के अनुसार हो, उसकी ग्रहण क्षमता के अनुसार हो, उसको क्या बोलेंगे? छात्र केंद्रित। लेकिन यहाँ शिक्षक का सत्तावादी स्तर पूछा है, इसलिए शिक्षक केंद्रित यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत या फिर संबंधवाद का सिद्धांत? तो दोस्तों अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो माना जाता है वो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों हल का जो है ये पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था, और पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक भी हल को ही माना जाता है। दोस्तों हल ने मनोविज्ञान में जो है पुनर्बलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? हल ने किया था। और दोस्तों हल के इस सिद्धांत से अभिप्रेरणा के 3 तत्व निकले हैं। कौन से? पुनर्बलन के सिद्धांत से अभिप्रेरणा के 3 तत्व निकले हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, प्रमोद, प्रोत्साहन। दोस्तों ये अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं, ये किससे निकले हैं? ये हल के पुनर्बलन के सिद्धांत से निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी स्थिति में उसके सीखने या निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, अधिगम विकास, अधिगम अंतरण या फिर चिंतन? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 40, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के ये सभी कारण हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस कराई जाती है। संस्कृति, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता और गुणवत्ता। दोस्तों ये पौष्टिकता व गुणवत्ता है। तो किसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा कारक है, ऐसा कौन सा वातावरणीय कारक है जो विकास को आकार देता है? किसके अतिरिक्त? शारीरिक गठन के अतिरिक्त। जहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता और गुणवत्ता, ये सभी क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और कौन से कारक हैं? ये वातावरणीय कारक हैं। जबकि शारीरिक गठन जो है कौन सा कारक है? ये अनुवांशिकता का कारक है, जन्मजात कारक है, अनुवांशिक कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? वाद अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, ऑपरेट अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 43,
क्षणिक संवेग की अवस्था किस काल को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, शैशवावस्था को या फिर गर्भावस्था? दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सीखने का अनोखा काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था जो है सीखने का अनोखा काल है। सीखने का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, आंखों का झपकना, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ से हाथ हटा देना आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? परिवर्तित क्रियाएं हैं, बौद्धिक क्रियाएं हैं, स्मृति हैं या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं? तो दोस्तों आंखों का झपकना, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ हटा देना, ये जो हैं ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रकार के परिवर्तनों को अधिगम में शामिल किया गया है? अस्थायी, स्थायी, औपचारिक, अनौपचारिक? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, स्थायी। क्वेश्चन नंबर 46, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं? 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण या फिर 10 चरण? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक विकास के चरण हैं 4 चरण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 4 चरण। तो दोस्तों वे कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है समस्या का चयन, समस्या का चयन। दूसरा चरण है दोस्तों प्रदत्त संग्रह। तीसरा चरण है निष्कर्ष निकालना। चौथा चरण है दोस्तों पुनः निष्कर्ष करना, ठीक है ना। पुनः निष्कर्ष नहीं, निरीक्षण करना, पुनः निरीक्षण करना, पुनः निरीक्षण करना। ये क्या है दोस्तों? ये मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। समस्या का चयन करना, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना, पुनः निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 47, भाव का त्रिविमीय में सिद्धांत किसने दिया? त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने? तो दोस्तों भाव का त्रिविमीय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था विलियम वुंट ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों जन्म के समय बच्चे में 3 संवेग होते हैं, ये किसने कहा? विलियम वुंट ने बताया। वे संवेग कौन कौन से हैं? दोस्तों बच्चे में जन्म के समय उत्तेजना होती है। क्या होती है? बच्चे में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। उत्तेजना यानी उत्तेजना एक संवेग होता है। तो बच्चे में जन्म के समय क्या होता है? उत्तेजना होती है, ठीक है। और विलियम वुंट के भाव के त्रिविमीय सिद्धांत के अनुसार जो है सबसे पहले आती है इसमें उत्तेजना। उत्तेजना बनाम शांत। दूसरा है तनाव, तनाव शिथिल, तनाव शिथिल, ठीक है दोस्तों। तीसरा है सुखद, दुखद। ये जो है भाव के त्रिविमीय सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। उत्तेजना, शांत, तनाव शिथिल, सुखद और दुखद। क्वेश्चन नंबर 48, टिचेनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व,
3 तत्व, 7 तत्व, 2 तत्व। तो दोस्तों टिचेनर ने जो चेतना के तत्व बताए हैं वे 3 तत्व बताए हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 3 तत्व। दोस्तों वे 3 तत्व कौन कौन से हैं? संवेदना, भाव, प्रतिमा। ये किसके तत्व हैं दोस्तों? चेतना के। किसके अकॉर्डिंग? टिचेनर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 49, एज ऑफ ब्यूटी कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या फिर वृद्धावस्था को? दोस्तों एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है किशोरावस्था को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किन किन पर प्रयोग किया? चिंपैंजी पर। तो दोस्तों चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था वो किया था कोहलर ने, जिसके द्वारा उन्होंने एक सिद्धांत की रचना की। कौन सा? सूज का सिद्धांत। कुत्ते पर प्रयोग करा था दोस्तों पावलाव ने। लेकिन स्किनर की बात हो रही है, तो दोस्तों स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे और कबूतरों पर प्रयोग करा। ये कब करा? ये करा 1943 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, चूहे और कबूतरों पर। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे इस चैनल पर हर प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप भले ही कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।